नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पर मंगलवार को फैसला हो सकता है और पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया। और वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है और विधानसभा चुनावों में खटीमा सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर संशय को देखते हुए ये बैठक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड के संबंध में बीजेपी दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल रहेंगे। और उत्तराखंड की 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी की है। वहीं कश्मीरी पंडितों के पलायन और उत्पीड़न पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म उत्तराखंड में टैक्स फ्री होगी। और सोमवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए। और साथ ही धामी ने फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से फोन पर बात कर कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करने पर बधाई भी दी। और 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म को कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया है। और कार्यवाहक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने का सुझाव दिया था। और साथ ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया था। और वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ फिल्म भी देखी और इससे पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा कि भावनात्मक विषय पर बनी द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। और उन्होंने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को निर्देश दिए कि उत्तराखंड में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। और वहीं कालाडूंगी से चुनाव जीते बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि चुनाव में मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और भगत सोमवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत भी किया। और उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यालय में आने पर देहरादून के कार्यकर्ताओं ने जैसा उत्साह दिखाया उससे मैं बहुत प्रभावित हूं कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। और कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी को जो जनादेश मिला है वो पीएम मोदी के प्रति जनता की आस्था है। और विशेष रूप से महिलाओं ने बीजेपी के प्रति विश्वास व्यक्त किया और बीजेपी की जीत से नए युग का आरंभ हुआ है और ये सरकार लगातार उत्तराखंड में बनी रहेगी। और ऐसी कामना है कि चुनाव के दौरान एक विवादित ऑडियो वायरल होने के सवाल पर भगत ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया था। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने साजिश की उन्हें जनता ने मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया और उन्हें अनुमान से 4000 ज़्यादा वोट मिले। और नेताओं की दिल्ली दौड़ पर उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना कोई गुनाह नहीं है और इस तरह की चर्चाएं आम है। जो भी निर्णय होगा मैं और मेरी पार्टी स्वीकार करेगी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उन्होंने संन्यास लेने की सलाह दी और इससे पूर्व उनके प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई भी बांटी और पक्ष में नारे भी लगाए गए। और वहीं नगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट ने बताया कि देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर भगत ने 10 में से 9 सीटों पर पूना बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को दोहराया है और इस उपलक्ष्य में आज उनका भव्य स्वागत किया गया है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए गठन के लिए वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कालाडूंगी से विधायक चुने गए बंशीधर को नया विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने तक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। और इस संबंध में राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दी है और संविधान के अनुच्छेद 180A के तहत राज्यपाल ने 7वीं बार विधायक चुने गए बीजेपी के बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। और जल्द ही राज्यपाल की ओर से प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ भी दिलाई जाएगी और इसके बाद स्पीकर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। और बंशीधर भगत राज्य के 6ठे प्रोटेम स्पीकर होंगे।
और इससे पहले 2017 में हरबंस कपूर ने 5वें प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली थी और होली के बाद नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी। और चुनाव के बाद जब तक विधानसभा की ओर से नए अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कर लिया जाता तब तक विधानसभा अध्यक्ष पद के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए संविधान एक अनुच्छेद 180 के अनुसार राज्यपाल की ओर से कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 188 के प्रावधान के अनुसार नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी आवश्यकता होती है और ऐसे में राज्यपाल की ओर से वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर ही अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और शपथ लेने के बाद ही सदस्य विधानसभा अध्यक्ष को चुनते हैं, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को भी सदस्य की शपथ दिलाते हैं। और वहीं सोशल मीडिया पर घर से बाहर जाने की जानकारी साझा करना एक परिवार को महंगा पड़ गया और फेसबुक फ्रेंड ने इसका फायदा उठाकर उसके घर में सेंधमारी कर डाली और नगर कोतवाली पुलिस ने इंदिरा विकास कॉलोनी में 11 फरवरी को हुई चोरी के खुलासे में ये जानकारी दी और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जबकि मुख्य शातिर अभी भी फरार है। और वहीं एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 11 फरवरी को प्रमोद जायसवाल निवासी इंदिरा विकास कॉलोनी के घर के ताले तोड़कर चोरों ने सामान उड़ा लिया था और वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी और छानबीन के बाद 3 आरोपी रोशन मिश्रा निवासी काशीनाथ, राजीव कॉलोनी, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत और वहीं सूरज चौहान निवासी गांव महीदपुर, थाना नकटपुरा, जिला नालंदा, बिहार और वहीं विकास कुमार निवासी गांव भगवानपुर शिव मंदिर के पीछे तहसील नगीना, थाना बड़ापुर, जिला बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा चुनाव में शानदार जीत की बधाई भी दी और सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और मुलाकात करने वालों में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के अलावा सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत, नरेश बंसल, रानी राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टमटा शामिल थे और इस अवसर पर डॉक्टर निशंक ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने पीएम मोदी के राज्य के विकास के विजन और विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। उत्तराखंड देश के आदर्श राज्यों की ओर भी बढ़ रहा है। वहीं पीएम ने सभी सांसदों के चुनाव में दिए गए योगदान की सराहना भी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई दी गई। और वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की ओर से उठाए गए सवालों का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सधे हुए शब्दों में लेकिन तेवर के साथ जवाब दिया और हरीश रावत ने कहा कि वो पहले ही सभी उम्मीदवारों की हार का उत्तरदायित्व अपने सिर ले चुके और उन्होंने कहा कि सभी को मुझ पर गुस्सा निकालने, खरी खोटी सुनाने का पूरा हक है और उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह ने एक बहुत सटीक बात कही कि आप जब तक किसी क्षेत्र में 5 साल काम नहीं करेंगे तो आपको वहां चुनाव लड़ने नहीं पहुंचना चाहिए। और वहीं फसल कोई बोए काटने कोई और पहुंच जाए, मैं भी मानता हूं कि ये उचित नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में सदस्यों की राय थी कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और इस सुझाव के बाद उन्होंने रामनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन रामनगर उनके लिए नया क्षेत्र नहीं था और साल 2017 में वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस बार भी पार्टी ने जब रामनगर से उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया तो रामनगर से उम्मीदवार कर रहे व्यक्ति को सलट से उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं हरीश रावत ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तथाकथित मांग करने वाले व्यक्ति को पदाधिकारी बनाने का फैसला किसका था और इसकी जांच भी होनी चाहिए और उनका उस व्यक्ति के नामांकन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से उनके नज़दीक नहीं रहा।
और वहीं फूलदेई के त्योहार पर श्रीनगर में सुबह 5:30 बजे नागेश्वर शिव मंदिर से ढोल ढमाओं और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ सबसे पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और वहीं बच्चे हर घर में जाकर दहलीज पर फूल डाल रहे। और रुद्रप्रयाग, चमोली, कोटद्वार, उत्तरकाशी सहित गढ़वाल और कुमाऊं में भी फूलदेई का उत्सव मनाया गया। और वहीं श्रीनगर में भगवान नागेश्वर मंदिर के प्रांगण से बच्चों और रंग कर्मियों ने फूलदेई पर भव्य शोभा यात्रा निकाली और बच्चों ने घरों पर और दुकानों पर फूल डाले। और वहीं फूल डालते इन बच्चों को लोगों ने गुड़, आटा और चावल भी दिया। और इस संस्कृति को जीवित रखते हुए नगर के समस्त रंगकर्मियों द्वारा छात्रों को पुरस्कृत करने का फैसला भी किया गया। और साथ ही नगर में हर साल भव्य आयोजन किए जाने की बात भी कही गई। और वहीं प्रभात फेरी में रेनबो पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, भगवती बाल विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज प्राथमिक विद्यालय श्रीकोट, चिल्ड्रन एकेडमी और स्थानीय बच्चों ने हिस्सा लिया। और सभी संस्कृति प्रेमियों ने फूलदेई पर राजकीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की है, जिससे इस त्योहार के संवर्धन को और मजबूती प्रदान मिले। मिशन 2022 के सत्ता संग्राम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सियासी मैदान में खूब चर्चा रही। और विपक्ष ने सीएम योगी को कई नाम भी दिए, जिनमें से एक था बुलडोजर बाबा। पर इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बाबा के बुलडोजर के सामने विपक्षी दल टिक नहीं सका। और शायद ही किसी को अनुमान था कि यूपी चुनाव में बुलडोजर इतना अहम किरदार बन जाएगा। पर जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता गया, बुलडोजर भी अपना जलवा बिखेरने लगा और आखिरकार बीजेपी को बम्पर जीत भी हासिल हुई। पर आखिर क्या है चुनाव का बुलडोजर कनेक्शन, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रहती है और इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। यही कारण है कि सभी पार्टियां इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई। पर आखिरकार न जातिवाद काम आया, न नेताओं का सर्दी गर्मी वाला बयान, न गठबंधन का इंद्रधनुष चला, न ही चला जातिवाद, चला तो बस योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। दिलचस्प बात यह है कि योगी को बुलडोजर बाबा का उपनाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दिया था। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख के रूप में आदित्यनाथ को पहले से ही बाबा कहा जाता है। तो वहीं अखिलेश ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा, अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में ही कर लिया। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस तंज को आड़े हाथों लिया
और इसे योगी आदित्यनाथ के सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के सुशासन से जोड़ दिया गया। एक नया शोध किया और मैंने वहाँ एक बुलडोजर मंगाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी, देखो कितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास करो। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी ने इस जुमले को खूब निभाया और खूब भुनाया भी। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। चुनाव तो चुनाव, परिणाम के सामने आने पर भी भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर ही अपना विजय रथ निकाल दिया। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर एक सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से मुक्त कराया गया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत में सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा योगदान के रूप में माना गया और बुलडोजर इसका निशान बन गया। देखते ही देखते भाजपा की हर रैली में ये नारा गूंजने लगा, यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। तो वहीं गुरुवार को जब चुनावी नतीजे आए और भाजपा की जीत की तस्वीर साफ होने लगी तो ट्विटर पर बुलडोजर इज बैक ट्रेंड करने लगा। पूरे चुनाव में बुलडोजर की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। महाराजगंज जिले के निचलौल में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गेरुआ रंग में सजाकर बुलडोजर भी लाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को देखते ही मौके का फायदा उठाया और कहने लगे, बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है। प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल है और भाजपा समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे नजर आए और भाजपा ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया है, जबकि बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। यूपी में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया और MY फॉर्मूला यूपी में कारगर साबित हुआ। पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की इस बड़ी जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका भी बेहद सराहनीय और आरएसएस ने न केवल पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए कई विशेष कार्यक्रम चलाए, बल्कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में हिंदू वोट को संगठित करने का भी काम किया है। और बीजेपी की शानदार जीत का शानदार सफर देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते। सभी पार्टियां जोश और खरोश के साथ मैदान में नजर आती हैं और रैलियों में कई जुमले और तंज सुनने को मिलते हैं, पर मेहनत देखने लायक होती है। सियासी पहलू और जनता का रुझान ये तय करता है कि सत्ता किसके पास रहेगी। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे भी कई पहलू माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनवरी से ही सभी संगठनों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पदाधिकारियों को ये साफ हिदायत दी गई थी कि सभी आपसी मनमुटाव छोड़कर मैदान में उतर जाएं और योगी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई प्लान्स तैयार किए गए। उत्तर प्रदेश कई मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील भी की गई। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि प्रचार के दौरान किसी पार्टी या उम्मीदवार का नाम नहीं लिया गया, बल्कि राष्ट्र का नाम लिया गया और लोगों से ये कहा गया कि इस बार वोट राष्ट्र के नाम पर दे और मतदाता खुद ही समझ जाते थे। जबकि दूसरे जागरूक मतदाता मंच कार्यक्रम के तहत हम लोगों के घर जाकर उन्हें वोट की अपील करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव के दौरान काशी से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर मथुरा तक लोक जागरण मंच प्रोग्राम और जागरूकता मतदाता मंच जैसे कई कार्यक्रम जोर और शोर से चलाए। साथ ही लोक जागरण मंच कार्यक्रम के जरिए स्वयंसेवक ने 25 अहम मुद्दों को भी कवर किया था।
इसके लिए संघ ने एक विशेष पर्चा भी छपवाया, जिसे लेकर कार्यकर्ता आम लोगों के घर तक पहुंचे थे। इनमें राम मंदिर का संघर्ष और उसके निर्माण और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वालों को वोट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा अपराधियों को जेल में डालने और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले दल को वोट देने जैसी अपीलें भी की गयी। पर्चे में काशी विश्वनाथ धाम परिसर का निर्माण और राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने वाले को वोट देने जैसे मुद्दे रखे गए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने वालों को वोट देने जैसी अपील की गई थी। आरएसएस ने न सिर्फ वोट अपील की, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग वोट जरूर करें। यही कारण है कि कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को वोट जल्द करने के साथ साथ वोट करने का तरीका भी सिखाया गया। इस दौरान संघ के मुख्य तौर पर राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर लोगों को वोट करने के लिए मनाता रहा। इस बार कोरोना काल और लोगों के लाइफस्टाइल को समझते हुए डिजिटल प्रचार पर भी विशेष जोर दिया गया और संघ ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपना डिजिटल प्रचार प्रसार बढ़ा दिया और उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर एकत्रित किए गए जिसने संघ का लगातार मिलना जुलना होता रहा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संघ ने लोगों से विचार साझा किए। कार्यक्रमों और वेबिनार के माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़ा गया। तो वहीं आरएसएस ने अपने प्रचार और सरकार के कामों को सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों तक भी सक्रियता के साथ पहुंचाया। इसी प्रचार के दौरान उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और हिंदू वोट संगठित है। राष्ट्रवाद को नैरेटिव बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग शहरों में किसान, महिला और यूथ की संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता रहा। राष्ट्रीय विचार परिषद के बैनर तले एक दिन में कई बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए। लेकिन गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रमों के मंच पर भाजपा या उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया, न ही मंच पर उनके कोई बैनर या पोस्टर लगाए गए। तो वहीं संघ के सभी बड़े पदाधिकारियों ने जनवरी से ही यूपी में चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। पदाधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें चुनाव प्रचार का एजेंडा भी थमा दिया था। इसी दौरान संघ ने ये साफ कर दिया था कि बिना किसी मनमुटाव के सभी संगठनों के लोग अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं। विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के साथ साथ राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील करने को कहा गया। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आरएसएस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण, शैक्षणिक महासंघ, संस्कार भारती, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति को फरवरी के बाद से ही बूथ स्तर तक सक्रिय कर दिया गया था। साथ ही दलित वर्ग को साधने के लिए समन्वयक बनाया गया था जो दलित बस्तियों में जा रहे थे। तो वहीं एबीवीपी की ओर से भी युवाओं के बीच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि आरएसएस 2024 और 25 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और शताब्दी वर्ष में संघ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत तक संघ की शाखाओं का विस्तार करने समेत कई अन्य योजना बनाई है। देश में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई अन्य स्थानों से शताब्दी वर्ष का संदेश पूरी दुनिया में देने की योजना तैयार की है। जानकारों का मानना है कि 2022 का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय करेगा। संघ का शताब्दी वर्ष भव्यता के साथ मनाया जाएगा और इसी के लिए प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार का होना आवश्यक है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।